स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिससे आपके हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा या परिचय पत्र कहा जाता है। आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि संविधान का परिचय पत्र या आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है, जो कि क्या है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके साथ ही यह 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध कराती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है, जो कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता उपलब्ध कराती है। इसके साथ इसमें प्रावधान है कि इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया। और यदि हम इसको लागू करने की डेट देखें तो 26 जनवरी 1950 को, यानी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आए संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया है, तो 26 नवंबर 1949 को, और संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद यदि इसमें तिथि की बात करें, विक्रम संवत की बात करें, तो यह 2006 विक्रम संवत को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इसको अंगीकृत किया गया है। आगे हम देखें उद्देश्य प्रस्ताव, अगर चर्चा करें तो इसका क्या लिंक है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो प्रावधान है उनको उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ही इसमें शामिल किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 13 दिसंबर 1946 को, किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उद्देश्य प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 13 दिसंबर, यानी कि ये भी पूछेंगे आपसे कौन सी बैठक थी? ये तीसरी बैठक थी। इसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया, इस प्रस्ताव को पेश किया गया, और पारित कब किया? 22 जनवरी 1947 को इसको पेश किया गया, और इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। अगर इस संविधान सभा की बैठकों की बात करें हम, तो इसमें टोटल 12 बैठक हुई है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 को, और तीसरी 13 दिसंबर को होती है, जिसमें हमने अभी देखा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, जो कि हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 या 1976 में। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, आपसे वो यही पूछेंगे क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए? तो एक बार। और इसके द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में अनेक संशोधन किए गए थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना ऊपर देख ही लिया, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता वाला। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता। चलिए अब संविधान के निर्माण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक अधिनियम पारित किए, उन्हीं के से प्रावधान लेकर संविधान जो वर्तमान में है वो आया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1935 के अधिनियम का है, क्योंकि भारतीय संविधान का 2/3 भाग इसी से लिया गया है। ब्रिटिश द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया, या पहली बार भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था। और 1946 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें यह क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, यह एक 3 सदस्यीय मिशन था, जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे, और 2 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और स्ट्रैनफोर्ड क्रिप्स। आपसे पूछेंगे कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। इसी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ है, कैबिनेट मिशन के माध्यम से। आगे देखें संविधान सभा का गठन
तो कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया कि इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 389। आपसे पूछेंगे कितने सदस्य होंगे इसमें, 389, जिसमें से 296 तो प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 जो है रियासतों से। लेकिन विभाजन के बाद जब पाकिस्तान विभाजित हो गया तो इसकी सीटों की संख्या 299 हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो पाकिस्तान में चले गए। तो यदि हम संविधान सभा के निर्वाचन की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत थी। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो 296 सदस्य थे, 296 सदस्य थे, इनको प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया या उनके द्वारा चुना गया। जैसे अभी राजस्थान में 200 एमएलए हैं, तो इनमें से ये लोग जो हैं कुछ लोगों को चुन लेंगे कि आप संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और 93 जो रियासतें थी, इनके सदस्यों को मनोनीत किया गया राजाओं द्वारा कि आप जाइए और हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, इनको मनोनीत किया गया। फिर आपसे पूछेंगे कि इसके लिए कौन सी मतदान प्रणाली का वो किया गया है, तो इसमें एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का उपयोग किया गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। जो कि अभी वर्तमान में हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और राज्यसभा के चुनावों के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा का निर्माण हो गया, गठन हो गया, हमने सदस्य देख लिए। अब पहली बार इसकी बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है और बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और संविधान सभा यहां से दो रूपों में काम करती है। जब यह संविधान सभा के रूप में काम करती है तो इसके अध्यक्ष यहां नेहरू जी नहीं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और जब विधायिका के रूप में काम करती है, यानी भारत की संसद के रूप में, क्योंकि जब भारत आजाद हो गया तो भारतीयों द्वारा शासन तभी से चलाना शुरू हो गया था, तो तब इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। यानी कि ये कौन थे, वर्तमान में जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये उसी की तरह भूमिका निभाते थे जीवी मावलंकर। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और उस समय जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में देखते हैं हम। तो इसकी कुल 22 समितियां थी। इनके बारे में आगे हम देखेंगे, पहले कुछ और पढ़ लेते हैं। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया हमने ये सब पढ़ लिया, संविधान में अंतिम हस्ताक्षर कब किया गया ये सब पढ़ लिया हमने। इसमें अगर समय देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कुल 165 दिन तक बैठकें चलती हैं, 64 लाख रुपए खर्च होते हैं और प्रारंभ में इसके 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। इसकी विशेषताएं कहां कहां से ली गई हैं, तो इसको भारतीय संविधान को उधार से लिया गया संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमने इसमें महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उनको अलग अलग देशों से लिया है। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा ली है, आयरलैंड ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं। कनाडा से हमने महत्वपूर्ण केंद्र, मजबूत केंद्र और संघीय ढांचा, साथ ही राज्यपाल का पद जो है हमने कनाडा से लिया है। आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल का पद कहां से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया है। रूस से हमने समाजवाद का प्रावधान लिया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने पहले भी देखी हैं, तो ऊपर प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, और आगे हम और अनुच्छेद में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान के अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारंभिक महिला सदस्य कौन थी, तो 15। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 सदस्य महिलाएं थी इसमें। और साथ ही राजस्थान से भी सदस्य जो थे वो 15 सदस्य ही थे। ठीक है, उद्देशिका जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनको कब कब अपनाया गया ये देखते हैं हम। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज
यानी तिरंगा झंडा हमने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। कंफ्यूज नहीं होना है, 22 जुलाई 1947 है इसमें। राष्ट्रीय गान को हमने 24 जनवरी 1950 को, जो कि जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत को हमने 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में है, इसको 26 जनवरी 1950 को लिया गया है। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, इसको याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है 22 मार्च 1957 से लागू हुआ। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, या भारत सरकार द्वारा कौन से संवत का उपयोग किया जाता है, तो कौन से का, शक संवत का। अन्य जो है वो राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर है, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन 2012 के बाद कोई आधिकारिक दर्जा नहीं है इसे। एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता कब ग्रहण की गई भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा, तो मई 1949 में यह ग्रहण की गई। अब हम संविधान सभा की मांग के बारे में देखें तो सबसे पहले मांग जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी 1995 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। आगे महात्मा गांधी के बारे में आज तक नहीं पूछा गया, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट एक है एम एन रॉय द्वारा, 1934 में एम एन रॉय द्वारा और 1935 में कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके बाद वाले हमने पढ़ी लिए, कैबिनेट मिशन द्वारा इसका गठन हुआ है। संविधान सभा का निर्वाचन आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से प्रांतों के थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से जो आने थे वो थे 296, ब्रिटिश सदस्य 292। अब संविधान सभा की समितियों के बारे में देखते हैं जो ऊपर रह गया था। तो संघीय संविधान समिति, तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और भारतीय राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 3 समितियों के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो तीनों कौन सी हैं, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, 2 तो संघीय वाली हो गई, और एक है भारतीय राज्यों के लिए समिति जिसके थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको कैसे याद रखना है, प्रांतों को या रियासतों को एक करके एकीकरण किसने किया, पटेल ने, सरदार पटेल ने। तो उनकी समिति कौन सी रहेगी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अलावा उनकी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र और आंशिक बाहरी क्षेत्र की समितियां किसकी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैं। मूल अधिकारों पर जो उपसमिति थी, अब उपसमितियां आ गई हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक समिति के उपसमिति जो थी, अल्पसंख्यक उपसमिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, एच सी मुखर्जी। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों असम के लिए उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बारदोई। ठीक है, उसके बाद प्रक्रिया एवं नियम समिति, तो प्रक्रिया और नियम कौन बनाएगा, जो कि अध्यक्ष होगा संविधान सभा का, क्योंकि उसी के हिसाब से जो प्रक्रियाएं वो चलेंगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसकी प्रक्रिया और नियम कौन बनाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद। ये पटवारी 2025 में पूछा था, पटवार में। संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर संविधान की कार्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति आती है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माण करने का जो है श्रेय जाता है। और राष्ट्र ध्वज के लिए, ये ध्वज है, माफ कीजिए, ध्वज के लिए तर्थ समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अब संविधान के ये हमने पढ़ ली समितियों के बारे में। अब संविधान के 22 भाग है हमारे संविधान के, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में है। भारतीय जो संघ है और उसके क्षेत्र है उनके बारे में है, राज्य की सीमाओं के बारे में है, और ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा वो भाग पूछेगा, भाग 1 में क्या है, तो संघ का एवं उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता के प्रावधान है 5 से 11 अनुच्छेद में। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार, ये आप सबको पता होने चाहिए। भाग 3 और भाग 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, जिसमें 6 अधिकारों को वर्गीकृत किया गया है, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी।
तो इनको अनुच्छेद 36 से और 51 के बीच में प्रावधान किया गया है। फिर भाग 4(1) आता है जो कि है मौलिक कर्तव्यों का, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद कौन से हमें 51 कै में है, आपसे पूछेंगे। भाग 4(1) में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद है, तो 51(a). भाग 5 में क्या आएगा, अब यहां से संघ सरकार शुरू होती है, तो संघ सरकार है अनुच्छेद 52 से और 151 तक। इसमें राष्ट्रपति, संसद, पीएम, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 148 में है। आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आग आप अगर जैसे कोई आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है और आपको अगर ये भाग भी याद है कि कौन से भाग में क्या है, तो उससे आपके जो वो क्वेश्चन ठीक करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आपको संविधान के 22 भाग हैं, उनमें से 12 या 15 भाग इंपॉर्टेंट जो है उनको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो हमने देखा भाग 1 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता के प्रावधान है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में हम देखते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। भाग 5 में 4(1) में क्या आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ की सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार आ जाएगी, जो कि स्टेट पॉलिटी में हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 152 से और 237 तक, जिसमें राज्यपाल, सीएम, विधानसभा ये सब आएंगे। भाग 7 को संविधान ने हटा दिया है, संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया, ये रियासतों के बारे में था। भाग 8 पे आते हैं। अब हम देखेंगे, देखो इसको याद करने के लिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा किसी भी उसमें, तो क्षेत्र आएगा। ठीक है, उसके बाद उस क्षेत्र के निवासियों के बारे में प्रावधान आएंगे, फिर उनको क्या अधिकार दिए गए वो आएंगे, फिर उसके बाद अधिकार के बाद अन्य चीजें जो उन्हें हक है लेकिन उन पे कानूनी बाध्यता नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व आएंगे, फिर मौलिक कर्तव्य आएंगे। अब उसके बाद सरकार कैसे संचालित होगी, तो सरकार आ गई। अब भारत में सरकार के बाद कौन आता है नीचे, तो राज्य आते हैं। तो 7वें में कौन, 6ठे में कौन हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। 7वां हटा दिया, अब राज्यों के बाद कौन आएगा, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज। तो उनके बारे में है 239 से 242 तक। ठीक है, फिर भाग 8 के बाद भाग 9 आएंगे। अब यूटीज के नीचे कौन आती है हमारे यहाँ, तो पंचायती राज। तो पंचायती राज का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 243। और ये जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़े गए थे। फिर भाग 9(1) या 9(a) में आता है नगर पालिकाएं, स्थानीय स्वशासन, जो कि है 243 से और 243(g) तक, ये कि 74वें संविधान संशोधन से। और फिर भाग 9(b) आता है, उसमें सहकारी समितियां हैं, जिनको 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा था। अब हम बात करते हैं भाग 11 के बारे में। तो भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध है। केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान किसमें है, भाग 11 में। भाग 12 में क्या है, तो अब संबंध के बाद क्या आएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बन गए तो अब पैसे की बात आएगी। तो वित्त, संपत्ति कर और बजट के बारे में प्रावधान है, जिसमें वित्त आयोग आता है आपका अनुच्छेद 280 में, और कर व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, फिर भाग 13 आता है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य, अर्थात भारत के भीतर कैसे कैसे व्यापार होगा, कौन करेगा, क्या क्या इस पर जो है प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्या सीमाएं होंगी, वो सब। ठीक है, इसके बाद भाग 14 आता है। तो भाग 14 में संघ एवं राज्य सेवाओं के बारे में प्रावधान है, जो कि 308 से 323 तक है। यूपीएससी, आरपीएससी, इन सब के बारे में। भाग 15 आता है। भाग 14(a) में अधिकरण आते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसका अनुच्छेद कौन सा है, 223(a). आपसे सीधा मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 243(a) में क्या है, तो उसमें क्या है, अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण, ये सब अधिकरण है। ठीक है, भाग 15 में क्या आता है, तो चुनाव आता है। ठीक है, भाग 15 में क्या आएगा, चुनाव आएगा, जिसमें निर्वाचन आयोग है 324 से लेकर 329 तक। ये अभी काफी न्यूज में है, तो आपको याद रखना है। यहां हम देखें तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में और भाग 12 में। ठीक है, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में और भाग 15 में। ठीक है, अब संविधान का भाग 16 आता है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी इन सब के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें आरक्षण और ये सब की बात की गई है। भाग 17 की बात करें, यह महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यह राजभाषा के बारे में है, 343 से 351 तक, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी ये सब जो है इन भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है।
ठीक है, अब अगर अगला देखें भाग 18, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग 18 में किसके बारे में है, तो आपातकालीन प्रावधान के बारे में है। यानी कि अनुच्छेद 352 से और 360 के बीच जो राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल जो लगाए जाते हैं वो भाग 18 के तहत ही लगाए जाते हैं, अनुच्छेद 352 और 360 के तहत। फिर भाग 19 आता है जिसमें विविध है, ये कोई काम का नहीं है। भाग 20 एक लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें संविधान संशोधन जो कि 368 में होता है, संविधान की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है उसके बारे में प्रावधान है। ये हो गया। अब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो है उनके बारे में देखते हैं। इन अनुसूचियों से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो कि ये प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, ये प्रावधान कौन सी अनुसूची में है। तो चलिए 12 अनुसूचियां हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो केंद्र एवं राज्य प्रदेशों की सूची दी गई है कि भारत के कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य और 8 यूटीज है, इनकी सूची दी गई है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते ये सब दिए गए हैं। राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सीएजी, इन सब के वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में शपथ एवं घोषणाएं हैं, तो इसमें राष्ट्रपति की, इन सब की शपथ का प्रावधान किया गया है। फिर चौथी अनुसूची आती है जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है कि किस प्रकार से राज्यसभा की सीटों को आवंटन किया जाएगा, कितने राज्य के लिए कितने सीटें आएंगी। जैसे राजस्थान में 10 सीटें हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान है, तो इसमें कितने राज्य शामिल है, इसमें 10 राज्य शामिल है जिसमें एक राजस्थान भी है। इनके बारे में विशेष प्रावधान है कि भाई कौन से राज्य को क्या क्या विशेष छूट दी जाएगी, उनके लिए प्रावधान है। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्य है, इसके लिए एक ट्रिक है अमेत्रिमी, यानी कि आपसे सीधा पूछेंगे वो छठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अमेत्रिमी ये प्रावधान है इसमें। सातवीं अनुसूची जिसमें केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान है, यानी कि जो विषय हैं भारतीय संविधान में, कौन से विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और कौन से विषयों पर दोनों बना सकती हैं, इसके प्रावधान जो है वो केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में बटे हुए हैं। इनका प्रावधान कौन से में है, तो 7वें अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। फिर 7वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची आती है जिसमें संविधान की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, कृषि सुधार, इन सब के बारे में इसको पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची में अगर हम बात करेंगे भाषाओं वाले में, तो इसमें जो है 3 बार संशोधन करके भाषाएं जोड़ी गई हैं। शुरू में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, बाद में 3 बार संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कब कब, एक तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, एक 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, KNM, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। मैथिली। आगे हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो इसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है जिनको 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। उस समय क्या था, जो राजनेता थे वो दल बहुत बदल रहे थे, आयाराम गयाराम हो रहे थे, कभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कभी बीजेपी ज्वाइन कर ली, कभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, कभी कोई और सी। तो इसीलिए इसको लाया गया कि यदि कोई भी एक व्यक्ति अपना दल बदलता है तो उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि उस पार्टी के 2/3 सदस्य अपना दल नहीं बदल लेते ना एक साथ। मान लीजिए जैसे राजस्थान में 30 सदस्य हैं किसी भी एक पार्टी के, तो उसके 2/3 सदस्य हो गए 20। तो जब तक 20 सदस्य नहीं जाएंगे ना, तब तक जो है, मान लिया 18 भी गए, तो उन 18 की पार्टी से सदस्यता चली जाएगी।
ठीक है। फिर आती है 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज है, ठीक है, जिसको एक 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। फिर 12वीं अनुसूची आती है, जिसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ये हमारी 12 अनुसूची हो गई। आपको एक बार और ध्यान से इनको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण होंगे मैं आपको उनको हाईलाइट करते जाता हूं। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 1, जिसमें भारत का नाम, ठीक है, वो नाम क्या है, तो भारतीय संविधान का नाम क्या है, इसमें भारत का देश का नाम क्या है, इंडिया यानी भारत, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद एक याद रखना है, जिसमें लिख रखा है भारत, इंडिया यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या है, तो संसद को नए राज्यों को, मान लीजिए सरकार जो है किसी को भी, मान लीजिए पाकिस्तान को जैसे अभी ले ले और उसको जो है भारत का एक भाग बना ले, तो उसको भारत में शामिल करने के लिए जो है उसमें अनुच्छेद 2 का प्रावधान है कि हम जो है किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, पाकिस्तान को अपना नया राज्य बना सकते हैं। यह है अनुच्छेद 2। फिर अनुच्छेद 3 आता है, जिसमें क्या है, तो अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है कि भारत सरकार जो है राज्यों को गठित कर सकती है, विघटन कर सकती है, उनके नाम बदल सकती है। जैसे 2014 में तेलंगाना किया गया था, भारत सरकार द्वारा आंध्रा से अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया गया था। ठीक है, फिर अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं ना, जो भी संशोधन किए जाएंगे, इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो भी हमारा अनुच्छेद 368 है ना, उसके तहत ये संविधान संशोधन नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यदि भारत सरकार भारत के किसी भी क्षेत्र को, जैसे बेरूबाड़ी में हुआ था 1960 में, हमने कुछ हिस्सा जो है भारत के कुछ क्षेत्र वो उसको दिए थे बांग्लादेश को, अभी तो बांग्लादेश उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उनको दिए थे, तो इसके लिए जो है संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। यानी हम किसी भी राज्य का या किसी देश का कोई क्षेत्र ग्रहण कर रहे हैं तो वो संविधान संशोधन में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम किसी अपना क्षेत्र किसी देश को दे रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो भाग 2 में क्या आता है, तो नागरिकता के प्रावधान आते हैं, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में है। इसमें आपके लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान है। और अनुच्छेद 9 जो है वो याद रख सकते हो आप, जिसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में। तो अनुच्छेद 12 आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें क्या, संसद, राज्य विधानसभा, पंचायती राज, स्थानीय निकाय और सरकार की जो भी संपत्तियां हैं, कंपनियां हैं, LIC, ONGC, ये सब राज्य की परिभाषा में शामिल है, ये सब राज्य में आएंगे। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि यदि कोई भी विधि भारतीय मूल अधिकारों को जो है सीमित करेगी ना, उस विधि को संविधान या वो जो है सुप्रीम कोर्ट वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है उसको। मान लीजिए सरकार कोई कानून लाई जो कि मूल अधिकारों को सीमित कर रहा है ना, तो उस कानून को सरकार जो है अमान्य घोषित कर देगी। अब हम आगे हमारे संविधान के जो है मूल अधिकार आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 ये क्या है, तो ये समानता के अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि के सामने जो है समान होगा, अर्थात भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण से जो है उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उसके मूल वंश 5 प्रकार से
ठीक है, 5 प्रकार से: धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान। इसके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में या रोजगार में समान अवसर, अर्थात कोई भी व्यक्ति, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको जब नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी या कोई सी भी नौकरी दी जाएगी तब। ठीक है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन है। छुआछूत जो थी उसको हटाया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, अर्थात महाराजा, महाराजे धीराज, महारानी, ये सब जो उपाधियां थी इनको अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। तो स्वतंत्रता के अधिकार वो आएंगे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में। तो अनुच्छेद 19 आता है जो क्या कहता है? स्वतंत्र, इसके में 6 अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का प्रावधान है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है, अब आप बोल लिए, बोलने के बाद क्या करेंगे आप? तो शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, आपने सम्मेलन बना लिया। इसके बाद क्या है? अब संघ या संगठन बनाएंगे आप। ठीक है, सम्मेलन कर लिया आपने, अब वहां क्या डिसाइड हुआ कि हम कोई संघ बनाएंगे। तो वो संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है? वो आएगी संगम, या संघ बनाने की स्वतंत्रता वो इसके भाग 3 में आती है। आपने संघ भी बना लिया, अब क्या करेंगे? आप भ्रमण करेंगे। ठीक है, तो अबाध रूप से भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 क्या आ जाएगा? नंबर 5 आप घूम भी लिए, अब क्या होगा? कहीं भी भारत में बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हो जाएगी। घूम लिया, अब कहीं रह सकते हैं। अब रहेंगे तो पैसा भी कमाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर आएगी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसमें एक और 7वां प्रकार था, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, और उसको 300A में शामिल कर दिया है। आपसे पूछेंगे कि पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल था, अब उसको कौन से अनुच्छेद में कर दिया है? 300A में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें द्वारा। उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। वो विधिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये हमने अनुच्छेद 19 याद कर लिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में, जो कि क्या है? अपराध और दंड से सुरक्षा के बारे में है। तो इसमें क्या है? इसमें 2-3 प्रकार है। इसमें क्या है? एक को अगर कोई पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है तो इसमें 2-3 चीजें। एक तो है आपको स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मान लो सरकार, जो हम देखते हैं ना मूवीज में देखते हैं, कबूल कर, तूने ये किया है, कबूल कर, वैसा कुछ नहीं हो सकता है। आपसे जो है सरकार, आपकी गवाही की कोई मान्यता नहीं है, उसको मार पीट के आप स्वीकार करवा सकते हो। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक बार यदि उसे किसी कानून के लिए सजा मिल गई है ना, तो उसे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, जिसमें लगभग सभी अनेक अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वच्छता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। ऐसा करके इसमें अनेक हैं, इसको डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना सा याद रखना है, निजता वाला याद रख लीजिए एक तो। ठीक है, और गरिमापूर्ण जीवन वाला, और ये सब अधिकार इसमें शामिल हैं। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
अब अनुच्छेद 21A आता है। अनुच्छेद 21A को भारत सरकार द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा था। ये क्या कहता है कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में राज्य सरकार जो है शिक्षा प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में, जो कि क्या कहता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा। इसमें क्या प्रावधान है कि यदि सरकार को किसी पे शक है कि यह शांति भंग कर सकता है या लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे अनुच्छेद 370 जब हटाया था उस समय जम्मू कश्मीर में जो नेताएं थे जैसे महबूबा मुफ्ती और ये सब नेता थे, तो सरकार को उन पर शक था कि ये लोगों को भड़का सकते हैं और इससे लोक व्यवस्था भड़क सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, तो सरकार जो है इनको बिना कारण बताए ना गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान है कि सरकार इनको गिरफ्तार तो कर लेगी, लेकिन इनके लिए जो सुरक्षा के प्रावधान है वो है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो इनको गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है, और इनको अपना वकील चुनने का जो प्रावधान है वो है, वकील चुन सकते हैं ये लोग। और इनको जो है 3 माह से ज्यादा यदि आप निवारक निरोध में रख रहे हो, इनको बंद करके रख रहे हो, तो उसके लिए फिर एक समिति की अनुशंसा चाहिए 3 माह से अधिक रखने के लिए। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 23, जो कि क्या कहता है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से निषेध। यानी कि लोगों को जो है व्यापार पर प्रतिबंध है, लोगों का व्यापार नहीं किया जाएगा और उनसे जो है बलाश्रम नहीं किया जाएगा, अर्थात उनको जो है फ्री में काम नहीं करवाया जाएगा बल से कि तू मेरे लिए काम कर, ऐसे करके। ठीक है, फिर अनुच्छेद 24 आ जाता है, जो कि बाल श्रम पर रोक लगाता है। तो बाल श्रम जिसमें क्या आ जाएगा, 14 साल से कम के बच्चे जो भी हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए जो है वो किसी भी कारखाने में उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेंगे वो बलाश्रम के लिए प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, और ये जो अनुच्छेद 23 और 24 है ना, जैसे हमने ऊपर वालों को बांटा था स्वतंत्रता का, समानता का, तो ये वाले दोनों जो है शोषण के विरुद्ध हैं। आपसे पूछेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से प्रावधान में, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये कौन से हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका अंतःकरण करने, उसका प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 26, वो कहता है लोगों को धार्मिक संस्थाएं जैसे मदरसे बन रहे हैं, ये सब जो है जिन संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, उनके लिए जो है संपत्तियां ये सब जुटाने का अधिकार। अनुच्छेद 27 क्या कहेगा कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कुछ है गांव में कोई मंदिर बन रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा कि आप कर दीजिए। जैसे अभी हमने राम मंदिर के समय देखा था कितने फर्जी लोग उस पे उसके नाम पे जो है वो कर ले रहे थे, ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी। हाँ, शुल्क लगाया जा सकता है, जैसे आप पार्किंग शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, वहां ठहरने पे लोगों के शुल्क लगा सकते हैं, ये सब चीजें की जा सकती है। आप किसी से ऐसे नहीं कह सकते कहीं भी कि मान लीजिए ये बन रहा है, हम इस धर्म का, किसी भी धर्म का हो गया, कुछ भी हम ये बना रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 28 आता है, शैक्षणिक संस्थाओं की धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण, अर्थात सरकार द्वारा जो भी वित्त पोषित है ना संस्थाएं, किसके द्वारा, सरकार द्वारा, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकार का स्कूल है उसमें किसी भी धर्म की कोई शिक्षा का जो है उस पर प्रतिबंध है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं, जो कि क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक है, मान लीजिए, इसमें जो है अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ किसी जाति से नहीं है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल है, ये याद रखना है आपको। कोई भी व्यक्ति है उसको अल्पसंख्यक जो है भाषाई भी है, तो उसको अपनी जो है संस्कृति को बचाने का अधिकार है, और उनको अपने शिक्षण संस्थान अपनी भाषा के लिए जो है
विकास के लिए मान लीजिए कुछ चाहता है, मणिपुर की भाषा है, वो लोग चाहते हैं हम अपनी भाषा के लिए कुछ बनाना चाहें तो वो शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 31 आता है जिसको संपत्ति का अधिकार, तो जिसको हटा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे संविधान की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसमें क्या है, आपके अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, मान लीजिए आपकी बोलने की, अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, सरकार आप पर प्रतिबंध लगा रही है, जबरन आपको गिरफ्तार कर लिया है, तो अनुच्छेद 32 जो है इसके लिए उपचार है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि माननीय न्यायालय जी, सरकार द्वारा मेरे इस अधिकार का हनन किया गया है, तो आप जो है मेरी रक्षा कीजिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसमें क्या है, जिसका अर्थ होता है सशरीर पेश किया जाए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर बिना कारण से आपने गिरफ्तार कर रखा है, बंदी बना रखा है, तो उसको जो है पेश कीजिए। ठीक है। दूसरी आती है परमादेश, यह भी इंपॉर्टेंट है। परमादेश का मतलब ये होता है हम आदेश देते हैं कि, यानी कि यदि कोई भी सरकारी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी या कोई भी ऑफिस में बैठा हुआ अधिकारी है, वो कोई सरकारी कार्य नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई इस मूल अधिकार के तहत मेरा हनन हुआ है, ये व्यक्ति मेरा कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी करेगा और उस व्यक्ति को बोलेगा आप जो है ये काम करके दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में तमिलनाडु वाद में ये फैसला दिया है कि यदि कोई राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल क्या कर रहे थे, उनके सरकार द्वारा जो भी विधेयक पारित किए जाते थे उनको जो है परमिशन नहीं देते थे, उनके पास परमिशन के लिए भेजा जाता था, तो उसको दबाकर बैठ जाते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हम, आप यदि ऐसे काम नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी परमादेश रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट में मुद्दा रहा है, आपको याद रखना है। फिर अगली आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, तो रोकना, यानी कि यदि कोई भी न्यायालय क्या कर रहा है, उसके जो न्यायिक क्षेत्र है, मान लीजिए जैसे अधीनस्थ न्यायालय है, कोई भी जिला सेशन न्यायालय है, और उसमें क्या है, उसको फांसी देने का अधिकार है नहीं, लेकिन वो फांसी की सजा सुना रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसको रोकेगा कि भाई आप जो है, आपके ये न्याय क्षेत्र से बाहर का मामला है, आप इस पर फैसला नहीं दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद की जो आती है वो आती है उत्प्रेषण, यानी कि उत्प्रेषण यानी ऊपर बुलाना, यानी कि न्यायालय किसी भी जो केस है किसी अधीनस्थ न्यायालय में पेंडिंग पड़ा है ना, तो उसको अपने पास बुला सकते हैं। और लास्ट है अधिकार परीक्षा, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई सरकारी कार्यालय है और उसमें कोई व्यक्ति बैठा है लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है, वो इलीगल रूप से बैठा हुआ अपने दम बल के बलबूते पर, तो उसको जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो, इस कुर्सी को तुरंत खाली कीजिए। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट हो गई। अब हम आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों को के अधिकारों पर, यानी कि जो भी हमारे सशस्त्र बल है, पुलिस है, सेना है, ठीक है, और भी जो भी बल हैं, CISF है, CRPF है, इन सब के मूल अधिकार जो हैं वो सीमित होते हैं, इन पर प्रतिबंध होते हैं सरकार द्वारा, जैसे बोलने पर, इनके सब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध होते हैं, और इसके लिए कर ये जो है रिट जारी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 34-35 आपको याद नहीं रखने हैं। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये भाग 4 में है, नीति निदेशक तत्व, जिनको हमने कहां से लिया, ऊपर पढ़ा था आयरलैंड से। ठीक है, और ये मूल अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात गैर प्रवर्तनीय है ये। इसका मतलब क्या है, यानी इनको लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए, इनके तहत नहीं जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 36 में, जो कि सेम कहां पे है, अनुच्छेद 12 में जो है। ठीक है। अनुच्छेद 37 क्या है, तो इसमें यह दे रखा है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
ठीक है, लेकिन इनको लागू करने की राज्य पर नैतिक बाध्यता होगी। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए है ये, और इसी में आएगा लोक कल्याणकारी राज्य। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है, तो डीपीएसपी करता है। उसका अनुच्छेद कौन सा करता है, तो अनुच्छेद 38 करता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आगे है अनुच्छेद 39, जिसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समान वेतन, यानी महिला और पुरुषों के लिए, पुरुषों हेतु समान वेतन। तो इसका प्रावधान कौन से में है, तो अनुच्छेद 39 में। आपसे पूछेंगे महिला एवं पुरुषों के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, और इसमें एक और है, वो क्या है, विकेंद्रीकरण रोकना। 39 का पार्ट 3 में, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हो जाता है, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी चीज को स्टोर कर लिया, सरकार ने गेहूं को जो है, किसी लोगों ने गेहूं की आवक हुई, प्याज की आवक हुई, उसको स्टोर कर लिया, उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से धन का, किसी भी चीज का विकेंद्रीकरण नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति, उसको रोकेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 A की बात करें तो यह क्या, मुफ्त कानूनी सहायता। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, गरीब है, उनको जो है सरकार मुफ्त रूप से वकील, कानूनी सहायता, ये सब प्रदान करेगी। ठीक है, इसको जो है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 40 आता है फिर पंचायती राज, जिसको हमें पता है 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत जो है अब प्रावधान संविधान में शामिल कर लिया है। फिर यहां से याद करने की ट्रिक देखिए। सबसे पहले क्या है, राज्य का अनुच्छेद 41 आ गया। अब क्या करेगा, कोई भी राज्य जो है क्या करेगा, तो वो काम दिलाएगा किसी व्यक्ति को, तो काम दिला दे, यानी कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था और शिक्षा का अधिकार। यानी किसी व्यक्ति को इसमें क्या क्या अधिकार है, पहला तो काम पाने का अधिकार है, और एक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, काम कब मिलेगा, जब व्यक्ति शिक्षित होगा, उसे कुछ आता होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या है, एक आश्रय का अधिकार है, यानी कि सरकारी रूप से आश्रय, काय में, वृद्धावस्था में, निशक्तता में, इन सब में जो है व्यक्ति को जो है, मान लीजिए उसके पास कोई सहारा नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है ना, तो राज्य उसके लिए सहायता करेगा। जैसे वृद्धावस्था के लिए वृद्धाश्रम बना दिया, विकलांगों के लिए कोई आश्रय का वो बना दिया, शेल्टर होम बना दिया, ये सब। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 41 के साथ हमने काम दे दिया। अब काम देंगे तो ऐसी जगह देंगे ना जहां सुरक्षा हो कुछ, तो श्रमिक सुरक्षा आती है इसमें, यानी कि मानवोचित दशाएं होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, काम में क्या होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, कार्य करने की दशा है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसमें जो है वो है मातृत्व अवकाश वाला, यानी कि मैटरनिटी लीव। महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय जो 6 महीने की अवकाश दिए जाते हैं, मातृत्व अवकाश, उसका प्रावधान कौन से में, तो अनुच्छेद 42 में है उसका प्रावधान। आगे आता है, अब काम भी दे दिया आपने, उनके लिए ये भी कर दिया कि वहां ठीक ठाक हवादार वातावरण होना चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। अब उनको तनख्वाह भी तो दोगे, तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है, उनको जीविका का अधिकार है, यानी उनको जो है एक निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी, जिससे उनका काम चल सके। ये नहीं आप उनसे जो है 5-5, 15-15 घंटे काम करवा ले रहे हो और तनख्वाह बहुत कम दे रहे हो, 100-200 रुपए दे रहे हो, तो ऐसा नहीं, उनको निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 43A। 43A क्या कहता है, तो इनके जो है, अब आपने उनको मजदूरी भी दे दी, उनकी भागीदारी तो बढ़ाओगे, तो मजदूरों के प्रबंधन में भागीदारी बढ़ानी है उनकी, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इसके बाद 44, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, अर्थात प्रत्येक राज्य में जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून होने चाहिए, किस किस चीज के, विवाह के, ठीक है, उत्तराधिकार के और तलाक के, ये सब आ जाता है अनुच्छेद 44 में। इसको कैसे याद रखा जाएगा, तो समान नागरिक संहिता, यानी समान है ना,
तो 4 और 4, 44 क्या है, ये भी समान है, डबल 4 यानी समान, तो इससे इसको याद रख सकते हो आप। फिर अनुच्छेद 45 है, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान। इसको जो है 21वें, जो अनुच्छेद 21A है 86वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें जोड़ लिया, तो इसकी परिभाषा चेंज कर दी। अब क्या कहा गया इसमें, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा के लिए राज्य जो है कदम उठाएगा। और 6 से 14 वाला प्रावधान हमने देख ही लिया, अनुच्छेद 21A में है वो। ठीक है, फिर अनुच्छेद 46 आता है, वो क्या कहता है, ST SC OBC के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 47 आ गया। अनुच्छेद 47 को याद करने की, इसमें क्या क्या आता है, पोषण स्तर, सार्वजनिक व्यवस्था, मादक पदार्थ, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप। हनी सिंह जी का, माननीय हनी सिंह जी का एक गाना है 47 वेट कुड़ी था, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहली चीज की क्या बात हो रही है, 47 किलो, यानी कि व्यक्ति वो क्या है, कुपोषित है, वो 47 किलो की है तो कुपोषित ही है ना। तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि उसको पोषण स्तर सुधारा जाएगा, उसको कुछ खिलाया पिलाया जाएगा, तो राज्य इसके लिए करेगा, प्रावधान करेगा। जैसे सरकार ने NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया है, ये सब प्रावधान करेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है मादक पदार्थों का, तो हनी सिंह जी जो किस चीजों के लिए जाने जाते हैं, तो मादक पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो सरकार जो है इन पर भी प्रतिबंध लगाएगी, ये प्रावधान है अनुच्छेद 47 में। ठीक है, अनुच्छेद 48 आता है, वो क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अर्थात जो है सरकार कृषि को बढ़ावा देगी, पशुपालन को बढ़ावा देगी। अनुच्छेद 48A, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या प्रावधान है कि सरकार जो है वो पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। तो इसके लिए सरकार ने जो है 1972 में पर्यावरण सुरक्षा एक्ट, 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट, और 1972 वाला वन्य जीव वो है संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अनुच्छेद 49 क्या आता है, तो वो आता है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे लाल किला, ठीक है, ताजमहल हो जाएगा, हमारे मंदिर हो जाएंगे, ये सब जो है सरकार इनकी सुरक्षा करेगी, कोई इनको गिराएगा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या है, तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण है, इसको ऐसे याद रख सकते हो 50-50, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके मध्य 50-50 गेम होता है, एक वनडे गेम 50-50 ओवर का। ठीक है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 51 में है। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में आते हैं, जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था 1976 में, जिसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, और बाद में एक 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इनको देखते हैं हम। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य आपको याद रखने हैं। जैसे पहला कर्तव्य कहता है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखना। फिर आएगा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। नंबर 4 पे आता है देश की रक्षा करने एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, संपूर्ण भारतवासियों में भाईचारा बढ़ाना। ये नंबर 5 आता है। एक आपको नंबर 8 और 7 याद रखने, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, ये आपके DPSP में भी है, जो कि सरकार के ऊपर बाध्यता है, वो है 48A में। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर अगला आता है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सुधार भावनाएं अपनाना। और सबसे अंतिम जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, वो है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलवाने का। अर्थात कर्तव्य जो है ये गैर परिवर्तनीय है, अर्थात इनके लिए, इनको लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है इनको पालन करें। इनकी प्रकृति क्या है, तो नैतिक है। आपसे पूछे मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति क्या है, नैतिक है। DPSP की क्या है, तो वो भी राज्य के ऊपर नैतिक दायित्व है। लेकिन मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, वो प्रवर्तनीय है, और उन्हें जो है सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 52 से और 151 के बीच जो आते हैं, यानी कि भाग 5, जिसमें आएगा संघ की कार्यपालिका।
उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 52 आता है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है कि प्रत्येक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आता है अनुच्छेद 53, जो कहता है कि राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका प्रमुख होगा, अर्थात देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति के बारे में बताता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो अनुच्छेद 59 आता है। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के कर्तव्य और उसकी शपथ के बारे में। आपसे पूछेंगे राष्ट्रपति की शपथ के का कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 59। फिर आता है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के लिए। फिर उपराष्ट्रपति का पद कौन से में? अनुच्छेद 63 में है। इसके बाद अभी चर्चा में रहा है तो उसको आपको याद रखना है, अनुच्छेद 67, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो 67(2) में निश्चित है इसमें, जिसको जो है राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा राज्यपाल को 14 दिन पहले सूचना देकर हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 72, यानी कि 72, जो कि राष्ट्रपति की दया याचिका या क्षमादान की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां दे सकता है। ठीक है, अब आ जाएगी संसद, भारतीय संसद। तो संसद के जो अनुच्छेद देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा अनुच्छेद 74, जो ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 75 आता है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत के महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 78 आता है, जो ये कहता है कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो प्रधानमंत्री के यहाँ राष्ट्रपति के संदर्भ में संवैधानिक कर्तव्य हैं। आपसे पूछेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में संवैधानिक कर्तव्य प्रधानमंत्री के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 78 में, जिसमें जब भी राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मांगेगा तो वह प्रधानमंत्री को उसको देनी पड़ेगी। फिर आता है अनुच्छेद 79, जिसमें संसद के गठन के बारे में प्रावधान है। ये याद को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं फिर अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की, और अनुच्छेद 82 भी न्यूज में है, महत्वपूर्ण है, परिसीमन आयोग, जिसको प्रत्येक जनगणना के बाद गठित किया जाता है, और ये सीटों के परिसीमन के लिए है। लोकसभा की सीटें को जो है उनको परिसीमित करके उनकी संख्या बढ़ाना, जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में उनको वो सुनिश्चित करना, उसके लिए इसको परिसीमन आयोग को लाया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में, तो अनुच्छेद 87 आता है, जिसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, विशेष संबोधन होता है, जो कि सदन में पहले सदन के समय राष्ट्रपति जो है पहले सत्र के समय सदन को संबोधित करता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अनुच्छेद 94 के और 93 इसमें जो आता है। ठीक है, आगे जो है महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है 103, जो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति निर्योग्य है ना, सदन में इसका सदस्य बनने के निर्योग्य है, तो इसमें राष्ट्रपति उसकी निर्योग्यता पर फैसला लेगा। ये आरएस में पूछा है, आरएस 2018 के प्री का क्वेश्चन है ये। तो उसमें कोई व्यक्ति यदि निर्योग्य है सदन में चुनने के लिए, तो उसका फैसला कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेगा। तो यह है अनुच्छेद 103। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 105 महत्वपूर्ण है, जो कि संसदीय शक्ति और विशेषाधिकार की बात करता है, जो भी हमारे एमपी एमएलए को विशेषाधिकार मिलते हैं वो। फिर अनुच्छेद 108 आता है, वो बात करता है संयुक्त बैठक की। लोकसभा व राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक होती है।
किसी भी बिल को पारित करने के लिए हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमति आवश्यक होती है। अब क्या होता है, कई बार जो है दोनों के मध्य मतभेद हो जाते हैं। कुछ सदस्य चाहते हैं कि बिल पारित हो, कुछ चाहते हैं बिल पारित ना हो। तो इस कारण से जो है वो बिल लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, पारित नहीं हो पाता, और वह महत्वपूर्ण होता है। तो इस कारण से जो है दोनों के मध्य इस बिल को पारित करने के लिए, जो सहमति बनाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपसे पूछा जाएगा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद बजट आ जाएगा और धन विधेयक आ जाएगा। धन विधेयक जो है उसकी परिभाषा 110 में है। बजट अनुच्छेद 112 में है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसमें बजट शब्द नहीं है, आपसे पूछेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, फिर यहाँ कोई अब विशेष कोई इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है नहीं। फिर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 123 आ जाएगा आपका, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि 213 में राज्यपाल को है और 123 में राष्ट्रपति की है। अब बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका के बारे में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 124, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो इसमें गठन में ही आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश? वर्तमान में 34 न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पर? तो कोलेजियम की सिफारिश पर। कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। कोलेजियम प्रणाली क्या होती है? जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और यह राष्ट्रपति को 2-3 लोगों के नाम देंगे कि ये लोग हम आपको सलाह दे रहे हैं, आप इन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 129, जो कि है अभिलेख न्यायालय की शक्ति। अभिलेख न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है, यानी उसके द्वारा कोई भी अगर फैसला दिया जाता है तो उसको लिखा जाएगा, और अधीनस्थ न्यायालय यानी हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय जो है वो इन जो भी निर्णय देंगे इनको साक्ष्य के रूप में अपने निर्णयों में यूज करेंगे इनको। ठीक है, और दूसरा इसमें आता है अवमानना पर दंड देने की शक्ति। आपसे पूछे क्या, अब यहाँ बात होती है अवमानना क्या होती है, तो यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मानने से इनकार कर देता है या उसके न्याय में बाधा पहुंचाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना पर जो है उसको दंड दे सकती है। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार ये सब आते हैं, इनमें से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब दो अनुच्छेद आपके महत्वपूर्ण आते हैं, अनुच्छेद 142 और 143। अनुच्छेद 142 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय की शक्ति, यानी कि जब कार्यपालिका निष्क्रिय हो, अपना कार्य ढंग से न करे, तब सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ण न्याय शक्ति का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले दे सकता है। फिर अनुच्छेद 143 आता है, जिसमें राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति आती है। राष्ट्रपति दो मामलों में से सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। एक होता है संवैधानिक पूर्व, और एक सार्वजनिक हित के वर्तमान मामलों पर। जैसे सार्वजनिक हित वाले में तो बाबरी मस्जिद वाले मामले में लिया था, और संविधान पूर्व वाले में बेरुबाड़ी वाद में। बेरुबाड़ी वाद में क्या हुआ था कि भारत सरकार भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश को दे रही थी। तो तब विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि क्या आप कैसे ऐसे कैसे हमारे क्षेत्र को जो है किसी अन्य देश को दे सकते हैं। तब यह मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया 1960 में, बेरुबाड़ी वाद में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार इसको भारत के किसी भी क्षेत्र को जो है किसी अन्य देश को दे सकती है, यदि वह युक्ति युक्त है, और इसके लिए 2/3 बहुमत से संसद में प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान रखा। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 148, जिसमें सीएजी यानी कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक।
का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 148 149 में उसके कर्तव्य हैं। तो इस कर्तव्य में क्या शामिल है, ये सरकार के जो है वित्तीय चीजों पर नियंत्रण रखता है। सरकार की जो लोक लेखा समिति है उसका सलाहकार होता है ये। और इन्होंने अनेक घोटाले उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इन सब घोटालों को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद अनुच्छेद इसका 151 आता है, जिसमें यह केंद्र व राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अब केंद्रीय विधायिका के बारे में हम स्टेट पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ मोटे मोटे अनुच्छेद देख लिए जाएंगे। 153 में राज्यपाल का पद है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो उच्च न्यायालय के बारे में हमने वहां पर पढ़ लिया था, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अब अनुच्छेद भाग 8 में बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इसमें अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है। अब पंचायती राज यानी कि संविधान का भाग 9, इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा जिसको जोड़ा गया है, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। इसके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है। पंचायती राज में आरक्षण जो है वो है अनुच्छेद 243 डी में, और अनुच्छेद 243 आई और वाई। आई में तो जो है पंचायतों के लिए है, और वाई में स्थानीय निकायों के लिए है। वित्त आयोग है एवं राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका प्रावधान 243 के एवं जेड ए में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है वो है भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए 244 में प्रावधान है। ये आपके कोई काम का नहीं। अब एक दो आते हैं, वो है 262 और 263। तो 262 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को सुलझाने के लिए सरकार जो है अलग से न्यायालयों का गठन करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और 263 जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद, अर्थात राज्यों के मध्य भारतीय संघवाद को मजबूत बनाने के लिए अनुच्छेद 263 है, वो कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। यहीं पे अनुच्छेद 249 आता है, जिसमें राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में लोगों के हित के लिए जो है राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कब? 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है। भाग 12 अब आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जीएसटी की दरें जो है वो कम की है, तो इसमें देख लेंगे हम। अनुच्छेद 280 सबसे पहले वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले कहाँ था? अनुच्छेद 19 एवं 31 में था, मूल अधिकार। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर 300 ए में शामिल कर दिया है। फिर आते हैं यूपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि 213 में है। 212 में है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। इसमें यह कहता है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। फिर आगे अनुच्छेद 215 वगैरह में यूपीएससी आरपीएससी इनके बारे में प्रावधान है। ठीक है। फिर निर्वाचन आयोग आ जाता है। वो क्या, उसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 324 है, आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 324 है। न्यायाधिकरणों का कौन सा है? तो 323 ए है। इसको भी 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वो है 326, जो कि सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि देश के 18 प्लस से जो भी नागरिक है उन्हें वोट देने का अधिकार है। फिर आगे प्रावधान, विशेष प्रावधान आते हैं 338 ए,
338, 338 ए ये सब है। तो 338 में क्या है, तो एससी आयोग की स्थापना है। 338 ए में एसटी आयोग की स्थापना है। 340 में राष्ट्रपति द्वारा एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्यसभा राजभाषा वाले अनुच्छेद आ जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, इसके तीनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, 3 अनुच्छेद है इसमें। 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा जब भी देश में कोई स्थिति होगी। इसमें 3 प्रावधान है, युद्ध, आंतरिक विद्रोह, इनके आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है भारत में, या राष्ट्रपति माफ कीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि 1975 के समय लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर राष्ट्रपति शासन आता है जो राज्यों में लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जब राज्य या राष्ट्रपति ये कंसिडर करता है कि राज्य में संवैधानिक स्थिति का जो है पतन हो गया है, वहां पर संवैधानिक स्थिति एकदम बुरी हो गई है, तब राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। फिर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आता है। इसमें 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, जिसमें पहले में सिर्फ 2/3 बहुमत के द्वारा संसद कर सकती है, जो कि मूल अधिकार डीपीएसपी के प्रावधान इसमें शामिल है। दूसरा है 2/3 बहुमत संसद का प्लस 1/2 राज्यों का भी बहुमत, अर्थात 1/2 यानी कि भारत के 50% से अधिक राज्य भी इसके लिए जो है वो एग्री होने चाहिए कि आप ये संशोधन कर सकते हैं। ये संघवाद से जुड़े जो भी मामले हैं ना, उनके लिए, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इन सब प्रावधानों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद के अनुच्छेदों में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन हमने देखा ही था, इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा है। इसमें वो कानून शामिल है जिनको अगर यदि इसमें शामिल कर दिया जाए तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद 1973 में ये बोला है कि 1973 से पहले जो भी कानून इसमें जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में जो जोड़े जाएंगे ना उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, और यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि मूल ढांचे का हिस्सा या मूल ढांचा क्या होता है इसका, प्रावधान कब आया, तो केशवानंद भारती वाद में। 1973 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का प्रावधान दिया था, जिसमें यह कहा था कि कोई भी अगर प्रावधान है संविधान का वो इसके मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है तो संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर 7वां संविधान संशोधन आता है, ये राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो इसमें राजस्थान को जो है ABCD श्रेणी के राज्य थे, इनसे हटाकर जो है वो राज्यों की सूची में डाला था। दूसरा यहाँ पर राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का पद डाला गया था, और इसमें एक प्रावधान और था कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। फिर उसके बाद 24वां संविधान संशोधन है, जिसमें यह कहा था कि संविधान को पूर्ण रूप से बदलने की शक्ति संसद के पास है। इसके बाद आता है संविधान संशोधन 36, जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये RS में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर अनुच्छेद संविधान संशोधन 42 आता है, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद मूल अधिकारों में परिवर्तन किए गए, DPSP में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51 में, और न्यायपालिका को सीमित किया गया। ये सब प्रावधान जो है वो 42 संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। फिर 44वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें हम ऊपर भी पढ़ा है हमने कि इसमें अनुच्छेद 300A जोड़ा था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 19 में और 31 में शामिल संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा जो है वो दिया गया। इसको संवैधानिक अधिकार हो गया था, ये मूल अधिकार नहीं रहा था। ठीक है, इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 44 को इसलिए लाया गया था कि सरकार ने, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में,
तो वो लोग 42वां संविधान संशोधन लाकर उन्होंने अनेक मनमाने प्रावधान कर दिए थे, जिसके द्वारा संसद की शक्तियां असीमित हो गई थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जैसे विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको 6 वर्ष कर दिया था, जिसको बाद में घटाकर 44वें से वापस 5 वर्ष कर दिया गया। ये सब प्रावधान थे उसमें। फिर आता है संविधान संशोधन 52, जो कि दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के बारे में बात करता है। इसको हमने वहां विस्तार से पढ़ा ही था। फिर संविधान संशोधन 61, जिसके द्वारा मतदान की आयु कौन से अनुच्छेद में है, सार्वभौमिक मतदान, तो 326 में है, तो उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया था। ठीक है। फिर आगे आ जाएगा अपना अनुच्छेद संविधान संशोधन 69, जिसके द्वारा दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी का दर्जा दिया गया था। फिर संविधान संशोधन 73वां और 74वां, जिसके द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक मान्यता मिली। पंचायती राज में 29 विषय शामिल है पंचायतों के लिए, और नगरीय निकाय जो है, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए 18 विषय शामिल है। इससे भी आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये शुरू में शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम शिक्षा का प्रतिनिधित्व। तो 86वें संविधान संशोधन 2002, जिससे अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। ये थे जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा के प्रावधान है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार जो है उसको 15% तक सीमित कर दिया। इसका क्या मतलब है, यानी कि यदि राजस्थान में 200 सीटें है विधानसभा की, तो इसमें मंत्रिपरिषद इसकी 15%, यानी 30 ही व्यक्ति जो है मंत्री बन पाएंगे, जिसमें सीएम भी शामिल है। पहले क्या होता था, सरकार गठबंधन की सरकारों को खुश करने के लिए अनेक लोगों को मंत्री बना देती। इसको सीमित करने के लिए 91वें संविधान संशोधन लाया गया और यह कहा गया कि सिर्फ 15% लोग ही जो है वो मंत्री बन पाएंगे। फिर अनुच्छेद 92 हमने ऊपर भी पढ़ा है, जिसके द्वारा 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। 93वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षण संस्थानों में जो है ओबीसी लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया था। 97वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है 2011 का। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यताएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई, तो वो है 97 संविधान संशोधन 2011 का। अब ये वर्तमान के जो करंट वाले संविधान संशोधन है, जिनसे रेगुलर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला 99वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा एनजेएसी यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके द्वारा ये था कि इसमें जजों की नियुक्ति इस आयोग के द्वारा की जाएगी। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया असंवैधानिक बताते हुए। ये था 99वां संविधान संशोधन। फिर आएगा 100वें में क्या आएगा, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि विनिमय। कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश का अधिग्रहित किया था और अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया था। उसके बाद 101वां, जिसमें आ जाएगा जीएसटी कानून। जीएसटी कानून को संवैधानिकता कब प्रदान की गई, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके अनुच्छेद हैं 246, 269, 279। फिर 102वां आता है। 102वां संविधान संशोधन क्या है, तो इसके लिए अनुसूचित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, इसको संवैधानिक मान्यता दी गई, जो कि कौन से अनुच्छेद में है, तो 338 बी में। ठीक है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान कब किया गया, तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में। और कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद इसका 338 बी है। अब आता है अनुच्छेद 103, संविधान संशोधन 103, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण
दिया गया। फिर संविधान संशोधन 104, जिसमें एसटी एससी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया और एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटें रिजर्व होती थी उसको हटा दिया। ये आपको याद रखना है। फिर आता है संविधान संशोधन 105, जो कोई खास काम का नहीं है। अब है लास्ट संविधान संशोधन 106, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 106वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की 1/3 सदस्य 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसको 15 वर्ष की अवधि के लिए ही लागू किया जाएगा। इस प्रकार ये हमने इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग, अनुसूची एवं अनेक प्रावधानों पर चर्चा कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ये पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए ज्ञानगढ़ एकेडमी के साथ।